हैं। तो एज अ टीचर मैं आपसे सामान्य स्वरूप में जो मैंने आपको स्लाइड प्रेषित की है वो शिक्षा से संबंधित ही की है, और आपने अपने जीवन के इतने वर्ष व्यतीत कर लिए हैं शिक्षा ग्रहण करते करते, तो मैं आपसे सामान्यतः आपके दृष्टिकोण को जानना चाहती हूँ कि शिक्षा जो तत्व है उसका तात्पर्य क्या होना चाहिए, किसे हम शिक्षा कहेंगे। भास्कर, बताइए क्या है आपकी दृष्टि में शिक्षा। भास्कर जोशी। जी मैम, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। जैसे मैम मैम जब आदमी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसी तरीके से व्यवहार करता है। जो एक शिक्षा है वो, जब मनुष्य शिक्षा को ग्रहण करता है तो उसके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, अपने आप को उसमें उदाहरण के स्वरूप में बताइए। आप उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक हेडिंग आपने दे दी है, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। तो जैसे किसी और को रखने की जगह उस जैसे में हम क्यों नहीं फिट हो सकते हैं। हमारा क्या उदाहरण होगा। आपने इतने वर्षों की शिक्षा ग्रहण कर ली है, आपको क्या लगता है कि मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। अपना वीडियो ओपन कीजिए और फिर डिस्कशन कीजिए। आई कांटेक्ट हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। मैम जैसे हमने शिक्षा को ग्रहण किया, जैसे हमने शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन किया, उसमें हमने नीति के श्लोक पढ़े, तो उनको अपने जीवन में उतार कर हम व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम नीति के श्लोक नहीं पढ़ेंगे तो हमारा व्यवहार भी परिवर्तित नहीं होगा। आप संपूर्ण संसार के लिए उद्घोषणा कर रहे हैं कि जिसने नीति के श्लोक नहीं पढ़े उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रह गया जैसे जन्म से था। अध्यापक का कथन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो जो अभिव्यक्ति देने वाला है वो संपूर्ण संसार के लिए एक लिख दिया गया ऐसा कथन है जिसे मिटा नहीं सकता, जिसको कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमने जो कह दिया उसके बाद वो चीज़ वैसी ही होनी चाहिए, और जैसे आपने कह दिया कि जो नीति के श्लोक हैं उसका अध्ययन करेंगे तो व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कई सारे लोग पूरे भारतवर्ष में अनपढ़ भी हैं जिन्होंने नीति के श्लोकों का पाठ नहीं पढ़ा है, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला, या अवसर मिला तो समझ में नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में हम कहें कि उनका व्यवहार वैसे ही रह गया है जैसे कि एक पशु का व्यवहार होता है, क्योंकि उसको किसी विद्यालय में नहीं जाना होता है। राज मिश्रा। मैम अनुभवों के समूह को ही नाम शिक्षा कहा जा सकता है। उदाहरण के साथ समझाना है, मैडम को बताना नहीं है, उस प्रकार उदाहरण देना है कि मेरी इस दृष्टि से अनुभव के संग्रहण को शिक्षा बोलेंगे, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, जैसे कि मैम हमको जिस प्रकार जैसे 15 दिन का संभाषण बढ़ रहा है, तो इससे एक तरह से मैम ये हमारा अनुभव ही बढ़ रहा है कि हमको किस प्रकार से विद्यार्थियों को को पढ़ाना चाहिए। अगर हम लोग पीपीटी बना रहे हैं, तो इससे हमको ये अनुभव मिलेगा कि किस प्रकार हमको कंप्यूटर इत्यादि पे कार्य करना चाहिए। तो ये सब अनुभव ही हमारे जीवन में आगे चल के हमें कई सारे मतलब कि अनुभव देते हैं और आगे काम करने के लिए मतलब हमको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाते हैं। मनोज शर्मा, 2 पॉइंट आ गए हैं। व्यवहार का परिवर्तन शिक्षा है, अनुभवों का संग्रहण शिक्षा है। इसे जो जो नोट डाउन कर रहे हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो भी बात किसी के डिस्कशन से निकल के आती है वो किसी पुस्तक में नहीं लिखी हुई होती है, और विचार मत कर ही आपके समक्ष आ रहा होगा, और उसका जो एक सार्थक स्वरूप होता है वही अगर आप अभिव्यक्त कर पाने में समर्थ हो पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। 2 अच्छे पॉइंट यहाँ पे आए, व्यवहार का परिवर्तन और अनुभवों का संग्रहण। मनोज शर्मा।
वैभव, अभिषेक, दिव्यांशु, और मैम मैं अभी जुड़ा हूँ तो मैं समझ नहीं पाया कि किस बारे में टॉपिक चल रहा है। शिक्षा के बारे में चल रहा है। और शिक्षा क्या है आपकी दृष्टि से, आपको उदाहरण देकर उसे स्पष्ट करना। अपना वीडियो ओपन कर लीजिए और फिर बताइए आपके विचार से शिक्षा क्या है आपके लिए। तो कोई विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिव्यांशु, दीपांशु, क्या नाम है? दीपांशु, वंदना। देखो, सुनने के बाद अगर हमको कोई विचार ही नहीं आ रहा है तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम जिस विषय को, जिस प्रश्न पत्र को पढ़ने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से विचारों की अभिव्यक्ति है। मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मेरी आत्मा के अंदर क्या चल रहा है, मेरे मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, वो आप जानिए और जानने के बाद बताइए कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये तो ओपन प्लेटफॉर्म आप सभी को दिया जा रहा है और ऐसे में कोई विचार ना आना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अभी तक मैंने इतने बच्चों का नाम ले लिया, केवल 2 लोगों ने रिस्पॉन्स किया। प्रशांत इंसोला, प्रशांत इंसोला, तो भाई सुमन, जितने बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मैं जिनका नाम उच्चारित कर रही हूँ और माइक पे आकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। अलग से इनका नाम नोट करो कि मैडम के इनको आवाज़ देने के पश्चात कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि ऐसे जुड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अनुपस्थिति दर्ज इनकी कीजिएगा, ये उपस्थिति में नहीं होने चाहिए जितने बच्चों के मैंने अभी नाम लिए हैं। ठीक हो गया? और उसमें लिख दीजिएगा निर्देश से मैडम, यानी कि मेरे निर्देश से आप ये काम कर रही हैं। जी मैम। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि शिक्षा आपकी दृष्टि से क्या होना चाहिए। हमने जिस क्षेत्र में कदम रखा है उस क्षेत्र की अगर हमको सूक्ष्म भी जानकारी नहीं है, हम उसके बारे में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहे। अभी मैंने कुछ क्या पुस्तक से पूछा आपसे कि पुस्तक में ऐसा क्या लिखा हुआ है, केवल आपके विचार को ही तो जानना चाह रही हूँ। भरत बेचारे ने 5 मिनट से ऊपर हो गया हाथ हैंड राइज किया है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमें रोज बोलने वाले वही बच्चे नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए आपको आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, आप एक्टिव हो रखे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन जो हमारे पास 50 आए हैं, 50 के 50 को टीचर बनना है, 50 के 50 को किसी विद्यालय की बागडोर संभालनी है, किन्हीं बच्चों का भविष्य संभालना है, तो ऐसी स्थिति में हमारे मध्य पुस्तक का भी कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। सामान्यतः आप क्या विचार रख रहे हैं, आपकी दृष्टि क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और दृष्टिकोण देने के लिए ही मैंने आपके साथ अध्ययन सामग्री पूर्व संध्या में प्रेषित कर दी है कि आप देखिए कोई नया दृष्टिकोण, आउटलुक आपके मस्तिष्क में आ रहा है तो उससे जानकर मुझे बताइए, ताकि हम उसमें भी अच्छे से डिस्कशन कर सकें। जैसे मैंने भास्कर से यहाँ पे प्रश्न किया, इन्होंने कहा जो नीति वचन है उन नीति वचनों को पढ़ने से व्यवहार का परिवर्तन होता है, जो उसका अध्ययन करेगा उसका व्यवहार स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होगा। तो मैंने उसमें क्रॉस क्वेश्चन किया, अर्थात
आप एज अ टीचर जब ये उद्घोषणा कर रहे हैं, कथन दे रहे हैं, चूँकि जब टीचर कोई स्टेटमेंट देता है तो एक बच्चे के लिए नहीं देता है। उसका स्टेटमेंट मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं केवल यहाँ पर राज को नहीं पढ़ा रही हूँ या भरत को नहीं पढ़ा रही हूँ या सुमन को नहीं पढ़ा रही हूँ या जगपाल को नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ 50 के 50 बच्चों को एक ही प्रकरण एक साथ पढ़ा रही हूँ। जो दृष्टांत दे रही हूँ वो केवल राज के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वो दृष्टांत 50 के 50 बच्चों के लिए है। आपने उसे कैसे अपने मस्तिष्क में धारित किया, ये आप पे, आपके मानसिक स्तर पर, आपके बौद्धिक स्तर पर, आपके चिंतन स्तर पर क्या करता है, निर्भर करता है। और उस चिंतन को करने के बाद कोई अभिव्यक्ति आपके मस्तिष्क में आ रही है तो क्या आप उसे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, इसके लिए प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जब मैंने भास्कर से ये बात कही, गंभीरता से सुनिएगा, कि जब मैंने ये बात कही, अखिल आप कक्षा से जुड़े हुए हैं? अखिल भाई जी, अखिल भाई माइक बंद कर दो। अखिल भाई, हेलो, हरिओम, हेलो, हरिओम अखिल महोदय। हरिओम हरिओम अखिल, नहीं रहा है अखिल। हेलो अखिल, हेलो हेलो। सुमन, इनको भी अब्सेंट कीजिए क्लास से। ऐसे जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा और साफ फंडा कक्षा का। क्लास में 4 बच्चे हों और एक्टिव हों वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय भीड़ हो और असक्रियशील हो। ठीक है जी मैम। तो जब मैंने ये प्रश्न किया आपसे, तो प्रश्न करने का औचित्य है, जो टीचर का स्टेटमेंट होता है वो केवल इंडिविजुअल किसी एक बच्चे के लिए नहीं होता, बल्कि उस कक्षा में अगर 150 बच्चे बैठे हैं या 1500 बच्चे बैठे हैं या 1.5 लाख बच्चे बैठे हुए हैं, आप उस कथन को उन सबको प्रेषित कर रहे हो। तो टीचर के मुख से निकली हुई बात कोई सामान्य बात नहीं होती है। वो 1000 बार परिमार्जित हुई होगी, उस विद इन अ 2 सेकेंड उसने उसको 1000 बार परिमार्जित, यानी जिसको छानना कहते हैं। जब आप आटा गूंथना शुरू करते हैं तो आटा सीधे ही उठाकर अपने पात्र में डाल देते हैं या छन्नी का प्रयोग करते हैं? छन्नी का प्रयोग किया जाता है पहले में। तो टीचर ने, बच्चे ने जैसे ही क्वेश्चन किया वो सीधे ही उसको, जो उसके मस्तिष्क में आया था कुछ भी अव्यवस्थित, उसको सीधे ही रिस्पॉन्स कर देगा वो। नहीं मैम, नहीं। जैसे ही वो प्रश्न कर रहा है, प्रश्न करते ही आपके मस्तिष्क में आपको विचार करना है, और विचार करते ही आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो सेट आंसर देंगे वो केवल एक बच्चे को, प्रश्न केवल एक बच्चे का नहीं होता है। वो 50 के 50 बच्चों ने या 2 लाख बच्चों ने या 1.5 लाख बच्चों ने आपसे एक साथ पूछा है। माध्यम केवल एक बच्चा है जिसने उठकर उसको पूछने का कार्य किया है। तो अब आपको 1.5 लाख मस्तिष्क को शांत करना है, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना है। और अगर आपने अपरिपक्व जवाब दिया, अव्यवस्थित जवाब दिया, बिना सोचे समझे जवाब दिया, तो उस 1.5 लाख में से 100 ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो आपको आगे पढ़ाने ही नहीं देंगे, जो आपको आगे कुछ बोलने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि टीचर को इस चीज़ की जानकारी है ही नहीं। तो आपको विद इन अ 2 सेकेंड या 2 मिनट भी मैं नहीं कहूँगी, 1 मिनट में बिल्कुल परिमार्जित जवाब देने का प्रयत्न करना है। इतना कम समय है आपके पास, क्योंकि आपकी कक्षा का समय निर्धारित है 35 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, अकॉर्डिंग टू क्लास। जब आप छोटी कक्षा को पढ़ा रहे हो 1 to 5th को, तो 25 मिनट आप कक्षा के अंदर होंगे। जब आप 6 to 8th को पढ़ा रहे हो तो 35 मिनट क्लास के अंदर होंगे। जब आप पढ़ा रहे होंगे 9 to 10th को तो 45 मिनट आप क्लास के अंदर होंगे।
जब 11 to 12 को पढ़ा रहे होंगे तो हो सकता है 50 मिनट आपको उनकी क्लास के अंदर रहना पड़े। तो अकॉर्डिंग टू लेवल आपके लिए कक्षा का समय क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आपको अपना प्रकरण भी पढ़ाना है, बच्चों की जिज्ञासाओं को भी शांत करना है और उसके दृष्टिकोण को भी विकसित करना है। तो आपके मस्तिष्क से निकला हुआ कथन सबके लिए बहुत ही व्यवस्थित, परिमार्जित और परिशोधित होना चाहिए। तो जब भास्कर ने अपना कथन कहा, स्टेटमेंट दिया, तो मैंने कहा आप सब शिक्षक बनने वाले हैं, मुझे अपने जीवन के अनुभव से आप मुझे बताइए आपके लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए, क्या है शिक्षा का अर्थ। तो इन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि से व्यवहार परिवर्तन ही शिक्षा है। बहुत सटीक बात कही कि आपका जो शिक्षा है वो आपके जीवन को परिमार्जित कर रहा है, आपके व्यवहार को परिमार्जित कर रहा है। जब हम नवजात शिशु थे तो हमें चलना नहीं आता था, लेकिन आज हमें चलना आता है। जब हम नवजात शिशु थे तो भूख लगने पे रुदन हो जाता था, लेकिन आज हम अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम नवजात शिशु थे तो हमको क्रोध आता था तो हम दूसरे को नोचना शुरू कर देते हैं। आज आप क्रोध को पीना शुरू कर चुके हैं कि भाई क्रोध को पिया भी जा सकता है, अनावश्यक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। आज आप को यदि कहीं जाना है तो किसी के सहयोग की आवश्यकता आपको नहीं है। आप स्वयं ही ज्ञान अर्जन करके, अनुभवों का अर्जन करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। जबकि आपको इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता था तो छोटे में आपको सहयोग दिया जाता था, आपकी उंगली पकड़ी जाती थी। ये क्या है? व्यवहार का परिमार्जन है। हमने कितनी लंबी दूरी तय की होगी अपने बाल काल से लेकर और अपने इस युवा काल तक आने में, और हमारे बुजुर्गों ने कितनी लंबी दूरी तय की होगी अपने युवा काल से अपने वृद्धावस्था में जाने के लिए। इस दौरान न जाने जीवन के कितने अनुभव उनके साथ जुड़ गए। जैसे दूसरा पॉइंट आया, अनुभवों का संग्रहण ही शिक्षा है। तो कितने सारे अनुभव जुड़े होंगे जीवन में। आज आप देखते हैं जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो पुनः ऐसा अनुभव आपके सामने आता है कि उस समय इस मुसीबत से मैंने ऐसे निजात पाई थी और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं पुनः इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। मैंने सुना है किसी के साथ ऐसा हुआ है और वो इस तरीके से इस परिस्थिति से अपने को पार निकाल पाया था, तो मुझे भी यही प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है मैं भी पार निकल जाऊं। वो किसकी बात कर रहा है? अनुभव की बात कर रहा है। मैंने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ाई ठीक से नहीं की, इसीलिए मेरे प्राप्तांक भी अच्छे नहीं आए। अनुभव आपका कह रहा है और अगर इस बार भी नहीं करूंगा तो प्राप्तांक अच्छे नहीं आएंगे और अंतिम सत्र में मेरे परसेंटेज गड़बड़ा जाएगी। अनुभव आपको बता रहा है सब कुछ, तो वो आपको और अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। तो मैंने इसमें पॉइंट किया कि जिन्होंने नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ी होगी तो क्या उनका व्यवहार परिवर्तित नहीं हुआ होगा? तो ऐसा तो नहीं है कि व्यवहार यथावत वैसा ही बना रहे। शिक्षा के अनेक स्वरूप होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं। कुछ शिक्षा औपचारिक तरीके से ली जाती है, जैसे आप और हम ले रहे हैं किसी संस्था से जुड़कर, किसी कक्षा में प्रवेश कर कर, किसी निश्चित अध्यापक से किसी निश्चित विषय को पढ़कर, उसे कहा जाता है औपचारिक संस्था, जिसके लिए स्थान निश्चित होता है, जिसके लिए व्यक्ति निश्चित होता है, जिसके लिए समय निश्चित होता है, जिसके लिए उद्देश्य निश्चित होते हैं, जिसके लिए पाठ्यक्रम निश्चित होता है। अर्थात आपने अपने पूर्व मध्यमा से लेकर और अपनी शास्त्री की कक्षा और अभी जो प्रशिक्षण आप ले रहे हैं, शिक्षक प्रशिक्षण जो आप ले रहे हैं, यहाँ तक आपने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की वो एक औपचारिक खांचे में रहकर आप ग्रहण कर रहे हैं। प्रत्येक के लिए समय निश्चित था, प्रत्येक के लिए विषय निश्चित थे, प्रत्येक के लिए उद्देश्य निश्चित थे, प्रत्येक के लिए पढ़ाने वाला भी क्या था? निश्चित था। कुछ शिक्षाएं होती हैं जिन्हें हम अनौपचारिक तरीके से लेते हैं, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि निश्चित समय होगा, निश्चित स्थान होगा, निश्चित व्यक्ति होगा। कई बार हम राह में चल रहे होते हैं, राह में चलते हुए हमने देखा कि किसी बुजुर्ग को लड़खड़ा के गिरने की आवश्यकता आन पड़ी है,
तो हमारे विवेक ने हमें जवाब दिया कि बुजुर्ग को अगर रास्ते से हटाया नहीं गया तो आने वाली जो वाहन है वो उसको टक्कर मार देंगे, वो चोटिल हो सकता है, वो घायल हो सकता है। आपने, आपके विवेक ने, आपकी आत्मा ने आपको संज्ञा दी कि जाकर उस बुजुर्ग की सहायता कीजिए। आपको देखकर बगल से कोई बच्चा गुजर रहा था, उसने ये घटना जाकर अपनी माता को बताई और कहा, माता ने कहा कि ऐसी स्थिति में अगर आप होते तो क्या करते? तो मुझे ये शिक्षा मिली है कि हमको उसको बचाना चाहिए। दादी नानियाँ जो कथा सुनाया करती थी उसके बाद अंत में अवश्य पूछा करती थी, द मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? इस कहानी से, इस कथा से, इस गाथा से आपको क्या सीखने के लिए मिला? हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये किसी संस्था में थोड़ी सिखाया गया, ये अनौपचारिक तरीके से हमने ली हुई शिक्षा है। हम यात्रा कर रहे होते हैं, कई बार बस में कई तरीके के लोग बैठे हुए होते हैं, उनसे कितनी सारी चीज़ें सीखने के लिए हमें मिलती हैं। हम मार्ग में चल रहे होते हैं, कई तरीके के लोग चल रहे होते हैं, उनसे कई तरीके की ज्ञान अर्जन हमको हो जाता है, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट का नॉलेज कहते हैं। मैं सामान्यतः ट्रैवल करना पसंद करती हूँ अपने घर से विश्वविद्यालय तक आने के लिए, केवल इसलिए कि रोज एक न्यू नॉलेज मुझे उस बदलते हुए रिक्शे में मिलेगा जिसमें मेरे साथ कोई और भी यात्रा कर रहा होगा। केवल इसलिए कि उस टेम्पो में एक साथ 10 से 12 लोग जो बैठ जाते हैं, वो 10 से 12 लोग एक जैसी मनोवृत्ति के नहीं होते हैं, एक जैसी विचारधारा के नहीं होते हैं। कुछ न कुछ वहाँ से मुझे रिसीव और अचीव होता है, जो मुझे आपको देने के लिए एक फ्रूट के रूप में कार्य करता है। केवल उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए मैं उस तरीके के ट्रैवल को करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं उस विषय से जुड़ी हुई हूँ जहाँ लोगों की मनोवृत्तियाँ, उनकी अभिवृत्तियाँ, उनकी मनोदशा किस तरीके से चल रही है, उससे आपको परिचित करवाया जा सके। क्योंकि मनोविज्ञान विषय एक रॉयल तरीके से अपने स्थान से अपनी गाड़ी में बैठो और जाके सीधे यूनिवर्सिटी में उतरो और जाके अपनी कक्षा के अंदर घुस जाओ और फिर वापस आओ, अपनी गाड़ी में बैठो, अपने घर तक आ जाओ, किसी से कोई कनेक्शन काटने की बात नहीं करता है। मनोविज्ञान बात करता है आपके इर्द गिर्द वातावरण में क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द हर समुदाय में क्या हो रहा है, हर स्तर के लोगों में क्या हो रहा है। अगर कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है तो उसकी मनोदशा किस तरीके से कार्य कर रही है, उसकी मन स्थिति किस तरीके की है, उसको भी जाकर आप अवलोकित करें। क्योंकि उस झुग्गी झोपड़ी के बच्चे को भी तो आपको विद्यालय में लाना है, उनको अनपढ़ थोड़ी छोड़ देना है, उनको भी तो हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करनी है। हमें उस व्यक्ति को भी अपने पास लेके आना है जो रोज मार कुटाई कर रहा है, घर में शराब पी रहा है। ऐसे बच्चे की शिक्षा केवल उसके शराब पीने से, उसकी मार कुटाई करने से, उसके व्यसनों के कारण बाधित हो रही है। ऐसे बच्चे को भी हमें विद्यालय की तरफ रुख करवाना है। तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी में क्या चल रहा है, जब आप अपने गंतव्य से और अपने लक्ष्य तक यानी विश्वविद्यालय तक आते हैं मॉर्निंग में, तो जरूर अवलोकित किया कीजिए। उससे आपको नई दृष्टि, न्यू साइट, न्यू विजन आपको प्राप्त होगा और आप विषय को समझना प्रारंभ कर चुके होंगे। इसके लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है आपको। हर तरीके के लोगों को रीड करना शुरू कीजिए और वो रीड करने वाले लोग कहीं ना कहीं आपके विद्यार्थी के हो सकता है, माता पिता हों, हो सकता है उनके पड़ोसी हों, हो सकते हैं रिश्तेदार हों उस तरीके के। तो ऐसी चैलेंजिंग फेस में आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए, उसमें आपका सॉल्यूशन बहुत महत्व रखता है। तो भास्कर के प्रश्न पर जो मैंने रिप्रश्न किया था कि जिन्होंने नहीं पढ़ा तो क्या उनका व्यवहार परिवर्तित नहीं होता है, तो अनौपचारिक शिक्षा, हमारी दादी नानी, बड़े बुजुर्ग, पहले तो इतना शिक्षा का प्रचार प्रभाव नहीं था, वो भी तो अनपढ़ थे, तो उन्होंने कैसे हमको अच्छा ज्ञान दिया होगा, अच्छे संस्कार दिए होंगे। उनको तो कोई नैतिक शिक्षा प्रदान नहीं की गई थी। वो अनौपचारिक दृष्टि, जिनको आप संस्कार कहा करते हैं, जिनको आप संस्कृति कहा करते हैं, जिसको सांस्कृतिक विरासत कहा करते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिल रहे थे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
वो ज्ञान जो उनको अपने बुजुर्गों से मिला वो उन्होंने हमको दिया, और ये भी महसूस किया कि इनको और अच्छा करने के लिए क्या दिया जा सकता है, तो शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी महसूस किया। वो स्वयं अनपढ़ थे, तो स्टिक से मार मार कर अगर हमारा मन नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए तो कहाँ भेजा गया? पढ़ने के लिए भेजा गया। अपने माता पिताजी से अवश्य पूछा कीजिएगा कि जब स्कूल प्रारंभ हो गए तो दादी नानी ने क्या आपको पढ़ने से मना किया? आपका मन नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने आवश्यक रूप से डांट कर डपट कर, वो स्वयं अनपढ़ थे, आपको विद्यालय भेजा कि इसका क्या महत्व है, हमें सामान्य ही मिला लेकिन तुम्हें विशिष्ट मिलेगा, उस विशिष्ट ज्ञान को लेने का प्रयत्न कीजिए। और वही विशिष्ट ज्ञान देने के लिए आपको आपके माता पिता ने अपने ग्राम सभा से, अपने ब्लॉक सभा से, अपने नगर से आपको दूर अन्य नगर अन्य सभा में आपको भेजा हुआ है। जैसे उनके माता पिता उनके विकास के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए उनको फोर्स किए होंगे, उससे भी अच्छी शिक्षा आपको मिले, इसलिए आपको अपने अपने गाँव से पलायन करना पड़ा और आप हरिद्वार में आकर अपने ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। कहीं आश्रमों में रहकर, कहीं प्राइवेट रहकर, कहीं आप हॉस्टल में रहकर अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, केवल इसलिए कि आप अच्छे बन सकें, केवल इसलिए कि जिस धारा से वो आपको जोड़ना चाहते हैं उस धारा से आप अच्छे से जुड़ सकें, केवल इसलिए कि जिस संरक्षण की वो बात करते हैं वो शब्दों में नहीं बल्कि वो सार्थकता में होना चाहिए, और उस सार्थकता के लिए आपको क्या मिलना चाहिए उसके लिए आपको भेजा गया। तो व्यवहार परिवर्जन के लिए शिक्षा को औपचारिक अनौपचारिक तरीके से प्रदान किया जाता है, और एक तीसरा पलड़ा आता है औपचारिक। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से ना अध्यापक से मिल सकते हैं, ना हमारे पास इतना समय है कि हम किसी संस्था में रेगुलर रह सकते हैं, ना हमारे पास इतना समय है कि अध्यापक ने कहा कि मुझे 10:30 बजे कक्षा लेनी है तो मैं 10:30 बजे ही जुड़ जाऊं। इतना समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे पास आर्थिक कमाने की जिम्मेदारी है, मेरे पास उधर भरण की जिम्मेदारी है। तो ऐसी स्थिति में औपचारिक जो आपकी एजुकेशन होती है वो आपको सहयोग करती है, जिसके लिए आपके लिए ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग तैयार की गई, जिसके लिए आपके लिए सोशल प्लेटफॉर्म तैयार किए गए कि आप इवनिंग क्लासेस एंड मॉर्निंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। तो आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड में ओपन मुक्त विश्वविद्यालय निर्मित किया गया है। वो सारे लोग जो किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाए, वो सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं और पढ़ने की इच्छा रखते हैं, ज्ञान अर्जन की इच्छा रखते हैं, वो अपने सुटेबल टाइम से समय निकाल कर अध्ययन कर सकते। इग्नू की स्थापना की गई, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, आपके लिए ओपन स्कूलिंग शुरू की गई कि आप ओपन स्कूलिंग से बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकते हैं, और भारत सरकार ने निरक्षर को करो साक्षर ये मुहिम भी चलाई थी, जिसमें हर गांव, हर ग्राम सभा, हर ब्लॉक सभा, हर पंचायत में जो भी बड़े बुजुर्ग अनपढ़ थे उनको साक्षर करने के लिए एक योजना चलाई गई, और उनको सामान्य जानकारी दी गई कि उनको ऐसा सक्षम किया गया कि वो अपना नाम तो कम से कम लिख ही सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारी नियम जो चलाए गए वो ऐसे लोगों के लिए चलाए गए। तो ऐसी शिक्षा भी, ताकि आप पढ़ भी सकें, आप बढ़ भी सकें, आप अवरुद्ध ना हो, आपकी शिक्षा अवरुद्ध ना हो, सरकार ने 3rd कॉलम भी आपके लिए खोल दिया। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के अगर हम 3 स्वरूपों की बात कर रहे हैं, जहाँ मैं आपके दृष्टिकोण की बात कर रही हूँ, तो ये जानना भी आवश्यक है कि आपके दृष्टिकोण से शिक्षा क्या होनी चाहिए। तो इसी पर हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो चलेगा कि शिक्षा क्या है। इसके लिए मैंने आपसे स्लाइड शेयर की थी और आपको उसका अध्ययन करना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। दिखने लगी स्क्रीन? जी मैम। जी मैम। तो आपके प्रश्न पत्र का जो नाम है अधिगम विकासायो मनोविज्ञानम, लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट में हमने क्लास में चर्चा की थी। लर्निंग क्या है,
विकास क्या है और मनोविज्ञान क्या है। इन 3 कॉन्सेप्ट से ही हम शिक्षा के अभिप्राय को स्पष्ट करेंगे और इसके अभिप्राय की तरफ चलेंगे। ये आपके प्रथम सत्र का द्वितीय प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में आप इस पूरे कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, अधिगम विकासायो मनोविज्ञानम। अधिगम क्या है, विकास क्या है और मनोविज्ञान से कैसे संबंध है, इसको हम जानेंगे। तो उससे पहले हम शिक्षा के स्वरूप को जानेंगे कि शिक्षा क्या है और क्यों हमें अधिगम विकास की आवश्यकता पड़ रही है। ये बड़ा सा वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। इस वृक्ष की अनंत शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। शिक्षा भी ऐसा ही आप में संचार करती है। अगर आपने ज्ञान का, अन्वेषण का, विज्ञान का संचार आपके मस्तिष्क में है तो वो आपके ज्ञान के अनंत द्वार खोल देगी। कई सारे स्किल्स आपके अंदर स्वयं ही चलने प्रारंभ हो जाएंगे। शिक्षा रूपी जो वृक्ष है उसकी कई सारी शाखाएं हैं और उन शाखाओं से भी कई सारी उपशाखाएं निकल के आती हैं। आपकी रुचि जिस शाखा के प्रति अधिक होगी आप उस शाखा की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। तो सामान्यतः सभी को एक जैसी शिक्षा मिलती है, बेसिक शिक्षा, जिससे कि आप रूट कहेंगे या जड़ कहेंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 9th 10th में आकर आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन की बारी आ जाती है, क्योंकि यहाँ तक आपकी रुचि जागृत की जा रही है कि आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं। जैसे ही आपने अपने को डाइवर्ट किया, कोई साइंस की तरफ चला गया, कोई आर्ट्स की तरफ चला गया, कोई कॉमर्स की तरफ चला गया, कोई ट्रेडिशन की तरफ आ गया, तो वहाँ से ही वृक्ष की अनंत शाखाएं उत्पन्न हो गई। इन चतुर शाखाओं ने अपनी उप शाखाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। ये कई सारी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं। आपने अपने लिए ट्रेडिशन चुना तो ट्रेडिशन की भी कई सारी उपशाखाएं हो गई। आप कर्मकांड में जाएंगे, आप वेद पुराण में जाएंगे, आप ज्योतिष में जाएंगे, आप साहित्य में जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप। फिर आप आगे बढ़े तो और आगे जाकर आपको फिर से चयन का एक अवसर दे दिया गया कि सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, अब एक विशिष्ट शाखा को पकड़िए। तो साहित्य में आपके पास फिर से कई सारे प्रश्न पत्र के रूप में ब्रांचेस आ गई होंगी, उसमें से किसी एक में आपकी विशिष्टता होगी। ज्योतिष में कई सारे आपके पास कॉन्सेप्ट आ गए होंगे, प्रश्न पत्र आ गए होंगे। तो शिक्षा एक वृहद वृक्ष रूपी ऐसा हमारे पास संसाधन है जो हमें कई सारे ब्रांचेस से एक साथ जोड़ने का कार्य करता है और सामान्यतः हर चीज़ की जानकारी हमें भरने का प्रयत्न करता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ट्रेडिशन वाले, हम तो विज्ञान नहीं जानते। ये सामान्य साइंस है, वो आपको जाननी ही होगी। आपको जानना होगा ऋतु परिवर्तन कैसे हो रहा है, आपको जानना होगा अगर बादल आसमान में लग रहे हैं तो बरसात होने की संभावना है या बरसात होने वाली है। आपको जानना होगा कि अब जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ते हुए टेम्परेचर में हमें कौन सी तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है, उनका उपयोग करना चाहिए। आपको जानना होगा ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को क्या नुकसान पहुंच रहा है। आपको जानना होगा कि अगर विकास के नाम पर वृक्षों का विनाश हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव हम पे पड़ेगा। आपको जानना होगा अगर नदियाँ सूख रही हैं तो जलचर प्राणियों की समाप्ति क्या हमको भी समाप्त करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। आपको जानना होगा कि जहाँ मनुष्य ने अपना प्लान पहाड़ों से मैदान की तरफ किया तो वहाँ का जो वन्य जीव है वो कितना प्रभावित हुआ और अगर उसकी क्षति होती है तो क्या हम सुरक्षित हैं। अर्थात साइंस ये बताती है कि आप जिस भी मंडल के निवासी हैं, फिर आप चाहे जलमंडल के निवासी हैं, चाहे स्थल मंडल के निवासी हैं या फिर वायुमंडल के निवासी हैं, तीनों ही मंडल आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी एक की क्षति होती है तो बाकी 2 डायमेंशन अपने आप ही ध्वस्त हो जाएंगे। अगर हम ये कहें कि वायुमंडल के सारे
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी गैसें समाप्त हो जाए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपको स्वतः ही क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अगर हम ये कहें कि हम तो स्थल पे रहते हैं और जलमंडल पर अगर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, वो समाप्त हो भी जाए, तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, वायु और स्थल दोनों अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और अगर हम ये बात करते हैं कि स्थल मंडल समाप्त हो जाए और जल और वायु दोनों बने रहेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पंच महातत्वों की बात करते हैं, पंच महाभूतों की बात करते हैं, तो हर तत्व तो उसी से बना हुआ है। हम करते हैं कि नहीं करते इनकी बात? जी जी मैम करते हैं। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि हम साइंस नहीं जानते हैं? मैथमेटिक्स की अगर आप बात करें कि मैंने तो मैथमेटिक्स को कभी देखा भी नहीं और मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, आप जीवन के हर पक्ष में बिना गणित के तो हैं ही नहीं, उसके बिना आप चल ही नहीं सकते हैं, उसकी काउंटिंग के बिना आप अपने जीवन को सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अभी पिछली ही कक्षा में आपने देखा कि एक बच्चे ने कहा कि समय इतना हो गया और मुझे क्या लगी हुई है, भूख लगी हुई है, तो काउंटिंग कर रहा है ना वो, मिनट्स की काउंटिंग। और वो कैसे कह सकता है कि मैंने गणित को नहीं पढ़ा? जब आपके पास 100 रुपये और उसमें से आप 50 रुपये खर्च दें और आप कह रहे हैं कि 50 मेरे पास बचे हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं आपने गणित को नहीं पढ़ा? जब आपने किसी को 50 रुपये उधार दिए और आपने कहा मैं उसमें उतना ब्याज लूँगा और 1 वर्ष के बाद आपको मुझे 1500 रुपये देने पड़ेंगे, तो बिना काउंटिंग के आपने कैसे कह दिया ये? और आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सामान्य गणित नहीं जानता हूँ, चूँकि मैं ट्रेडिशनल पढ़ा हुआ हूँ। तो सामान्य जानकारी का होना अति आवश्यक है। तो अगर हम अध्यापक हैं तो हमें सभी विषयों की सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए इस वट वृक्ष के निर्माण के लिए हमने अपने जीवन के इतने वर्षों को खपा दिया और अपनी वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते खपाते ही रहेंगे, ज्ञान को बढ़ाते ही रहेंगे, इस वृक्ष को पोषित करते ही रहेंगे, पल्लवित करते ही रहेंगे, ताकि ये युगों युगों तक स्थापित हो सके। ऐसी स्थिति में जो ये 3 कॉन्सेप्ट आए, आपके पास अधिगम क्या है, आपके पास विकास क्या है, आपके पास मनोविज्ञान क्या है, जो ये 3 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इन 3 कॉन्सेप्ट का जब हम अध्ययन करने की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं प्रत्येक में मैंने छात्र को ऐड किया हुआ है। किया है कि नहीं किया? जी अर्थात जो आप कह रहे हैं लर्निंग डेवलपमेंट साइकोलॉजी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, अधिगम विकासायो मनोविज्ञानम, तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट छात्र से जुड़े हुए हैं। आप टीचर बनने वाले हैं छात्र के, आप सिखाने वाले हैं छात्र को, आप विकास करने वाले हैं छात्र का, उसकी विकास की क्रियाओं पे ध्यान देने वाले हैं छात्र के, आप उसके व्यवहार को परिवर्तित करने वाले हैं छात्र के। तो जब सारी ही चीज छात्र से जुड़ी हुई है, तो यहाँ आपका जो केंद्र बिंदु होगा वो कौन होगा? छात्र होगा। आप जिस भी प्रश्न पत्र को ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं, उसका केंद्र बिंदु आपका छात्र है, जिसके आप अध्यापक बनने जा रहे हो। आपके पास यही चैलेंज है, मुझे उसे सिखाना है, तो मैं हाउ टू लर्न, मैं कैसे सिखाऊं? आपको उसे विकसित करना है, क्योंकि अपने घर से अधिक समय वो आपके साथ बिता रहा है, आपके पास बिता रहा है। अगर आपने 9 से 4 विद्यालय का समय दिया है, तो 9 से 4 विद्यालय आने से पहले उसे 7 बजे उठना पड़ रहा होगा तैयारी करने के लिए, और 4 बजे अगर आप छुट्टी करते हैं और 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर से आता है, तो 2 घंटे उसे घर पहुंचने में लगेंगे। टोटल कितने घंटे हो गए? 7 से, और वो 6 बजे तक अपने घर पे जा रहा है, पूरे 13 घंटे। अपने 24 घंटों में से 13 घंटे वो केवल और केवल आपको प्रदान कर रहा है अपने जीवन के। और ऐसी स्थिति में उसके उस विकास के लिए अगर आप ये कह दो कि सारा का सारा दायित्व तो फैमिली का है, फैमिली इन्वायरमेंट का है, मैं तो केवल विषय का ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मानवीय विकास के जितने पक्ष होते हैं, फिर वो शारीरिक है, मानसिक है, नैतिक है, चारित्रिक है, भावात्मक है, भाषात्मक है,
सांस्कृतिक है, ये सारे पक्ष आपको विकसित करने हैं उसकी शारीरिक सुदृढ़ता पे आपने ध्यान देना है। इसीलिए विद्यालय में रेसेस टाइम पे यानी कि मध्याह्न के समय ब्रेक रखा जाता है और टीचर्स स्पेशली ये चेकिंग करते हैं कि ये अपने घर से भोजन लेकर आया है कि नहीं आया। कई सारे फैमिलीज नहीं उपलब्ध कर पाती थी क्योंकि शिक्षा का भारी उन्हें अधिक लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने योगदान दिया और कहा जो आपके 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन्हें हम मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे ताकि वो दिन के समय अच्छा पोषण युक्त भोजन कर सके। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो इसको नहीं अप्लाई करती है ना। क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी मिड डे मील मिलता है? जी नहीं मैम। क्योंकि स्वाभाविक है, जो वहाँ का खर्चा वहन कर सकता है वो विद्यार्थी को अच्छा पोषण भी दे सकता है ना। फिर वो चाहे जैसे भी करके एफर्ट कर रहा हो अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो वहाँ टीचर्स क्या करते हैं, दिन के समय में आपका मेन्यू चला जाएगा घर में कि कल टिफ़िन में ये मिलना चाहिए बच्चे को, ये मिलना चाहिए। वो क्यों ध्यान रख रहे हैं? वो उसके मम्मी पापा थोड़ी हैं जो इसका हेडेक लें कि कल आप टिफ़िन में क्या बना कर देंगे और क्यों देंगे। और क्यों पेरेंट्स उसका कहना माने? जन्म तो उन्होंने दिया, फिर क्यों कहना मान रहे हैं उनका? क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में मैं भी वर्किंग और बच्चे के पिता भी वर्किंग, हम दोनों वर्किंग हैं। हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं उसके पोषण पे कि वो क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो भी उसको उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि भाई एक टाइम का खाना किसी की निगरानी में मेरा बच्चा खाएगा तो चाहे भैंसे ही खाए। तो उसके शारीरिक विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। उसके शरीर विकास के लिए एक्टिविटी प्लेग्राउंड निर्मित किए गए हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनको खेल खिलाया जाता है। एक पीरियड स्पेशली इसलिए रखा जाता है कि बच्चा उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सके। प्रातःकाल की प्रार्थना सभा में व्यायाम इसीलिए दिया जाता है कि बच्चा न जाने आलस्य से उठा होगा, रो रो के उठा होगा, फिर सीधे तैयार हुआ होगा और सीधे आ गया होगा, तो उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी है। इसीलिए आप जब मॉर्निंग असेंबली करते हैं तो वहाँ व्यायाम आवश्यक रूप से आप लोग करते होंगे, केवल इसलिए क्योंकि आपको किसी को से करवाना है। मेंटल एक्टिविटीज़ जब टाइम टेबल निर्मित किया जाता है, जब आपके समय सारणी का निर्धारण किया जाता है, तो मुझे आप ये बताइए कि उस टाइम टेबल में किन विषयों को पहले स्थान दिया जाना चाहिए और किन विषयों को ब्रेक के बाद स्थान दिया जाना चाहिए। प्रश्न समझे? जो हम समय सारणी निर्मित कर रहे हैं उनमें किन विषयों को ब्रेक से पहले स्थान देना है और किन विषयों को ब्रेक के बाद स्थान देना है। जबकि विद्यालय अगर आप शिक्षा की ओर ध्यान देंगे तो वहाँ सारे ही विषय होंगे, जिसमें अंग्रेजी होगी, गणित होगी, विज्ञान होगा, हिंदी होगी, सामाजिक अध्ययन होगा, इस तरीके से विषय होंगे। तो किनको हमें पहले स्थान देना है और किनको बाद में स्थान देना है, बताइए। जो मैम थोड़े कठिन विषय होते हैं उनको पहले स्थान दिया जाता है, जैसे गणित है और इंग्लिश उसमें रखा जाता है क्लास में, जिससे क्या है कि उसमें जो बच्चा आता है सुबह सुबह तो उसको लगते से बिल्कुल उस चिंतन के लिए बिल्कुल अग्रशील होता है और वह उसको सीखने में ज्यादा सक्षम होता है। बाद में एक मन ये मतलब थकान जैसे मान लेता है। तो इसलिए जो सरल थोड़े विषय होते हैं उनको दूसरे मीडियम में रखा जाता है, जैसे खेल आदि है, उसके माध्यम से दोबारा उसका दिमाग एक्टिव हो, तो वो इस तरह है। वेरी गुड। कोई और अन्य बच्चा भी बोलना चाहता है? कोई और भी जवाब देना चाह रहे हैं? जी मैम, जैसे कि मैम कि मतलब एक व्यायाम जैसे कि होता है, तो मैम व्यायाम को जैसे कि अगर कोई पीरियड रखा जाए तो मतलब वो मैम शुरुआती में होता है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा हार्ड व्यायाम नहीं होता, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम होता है, जिससे छात्र का पूरा शरीर एवं मानसिक रूप से मतलब खुल जाता है कि हाँ अब हम विद्यालय में आ गए, हमको पढ़ना है। तो शुरुआत में मैम पहले कठिन कठिन विषय पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद मैम जब लंच किया जाता है तो लंच के समय जरूरी नहीं है मैम सबके पास लंच एक ही प्रकार का हो।
कुछ लोग लंच जल्दी कर लेते हैं, कुछ बाद में कर लेते हैं। फिर उसके बाद बच्चे अतिरिक्त समय में कुछ अपना गेम खेलते हैं, कुछ बातें करते हैं। इससे उनका मन भी खुश हो जाता है, थोड़ा-सा उनको थोड़ा अच्छा लगने लगता है, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो इसलिए मैम लंच के बाद ही जितने भी आसान विषय जैसे चित्रकला हो गया या प्ले का पीरियड जो हो गया, ये सब कुछ मैम मतलब लंच के बाद ही रखनी चाहिए, क्योंकि मैम लंच के बाद मतलब विद्यार्थी कुछ अलग मूड में आ जाते हैं ऐसे करके। ठीक, कोई और जवाब देना चाह रहे हैं? चलिए, अब इसी को आप पे ही अप्लाई कर देते हैं। 2 बच्चों ने हमें रिस्पॉन्स दिए और दोनों ही बच्चों का, चूँकि आपने जो बोला है अब उसको आपको समझना भी है। 2 विद्यार्थियों ने रिस्पॉन्स दिए। पहले बच्चे ने कहा जो कठिन विषय हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए और बाद में शिथिलता आ जाती है, इसीलिए आसान विषयों को बाद में पढ़ाना चाहिए। हमारे दूसरे बच्चे ने कहा कि पहले कठिन विषयों को पढ़ाना चाहिए और बाद में बच्चा फ्रेश हो जाता है, उसको फिर आसान विषय पढ़ाने चाहिए। ठीक है, 2 बात। मैम मनोविज्ञान का मनोवैज्ञानिकों का कहना यही है कि मतलब आसान से कठिन की ओर और कठिन से आसान की ओर ले जाना चाहिए। तो अभी मनोवैज्ञानिकों इसीलिए को जो नहीं हम हमारा स्टडी कर रहे हैं बच्चे, अभी हम आपके विचारों को स्टडी कर रहे हैं कि आपका विचार क्या कह रहा है ना? आप क्या समझते हैं? आप टीचर होंगे, आपको क्लास टीचर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम जो मैं आपको बता रही हूँ इन फ्यूचर में आपको मिलने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम हैं। जो अभी कमलेश ने कहा बिल्कुल राइट पॉइंट था कि साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि भाई पहले उनको क्या दिया जाना चाहिए, कठिन विषय देना चाहिए और फिर आसानी की तरफ उनको लेके जाना चाहिए ताकि कठिन से आसान उनके लिए शुरू हो जाए। लेकिन वहीं शिक्षण का सूत्र ये कहता है कि उन्हें आसान से क्लिष्टता की ओर लेके जाइए, जो ज्ञात है उसे अज्ञात की ओर लेके जाइए। तो यहाँ विरोधाभास आ गया। अगर कठिन से सरल की ओर हम लेके जा रहे हैं तो पहला ही इतना भारी भरकम हमने दे दिया, वो कैसे फिर सरलता कर पाएगा? और यदि हमने उसको पहले सरल दे दिया और बाद में वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा थक जाता है, क्या वो उस कठिन को ले पाएगा? दोनों बातें विरोधाभासी हो गई यहाँ पर कि भाई कठिन से सरल की तरफ जाना है या ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना है, क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में दोनों ही के दोनों चीज़ें शिक्षण सूत्र के रूप में आपके साथ प्रयोग में आती हैं और टीटी में प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं। जो अभी एक जवाब हमारे पास आया, कठिन से सरल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जब हम ज्ञात की बात करते हैं तो सरल होगा तभी तो वो जान रहा होगा, और अज्ञात है क्योंकि वो कठिन होगा इसीलिए उसको नहीं समझ पा रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं कठिन से सरल की ओर तो हम उसको उस ओर लेके जा रहे हैं जिसको वो जानता है, और जिसको नहीं जानता उसको हम उसे पहले दे रहे हैं। तो ये दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हो गई। लेकिन इन्हीं को साइकोलॉजिस्ट ने आपके लिए शिक्षण सूत्र नामक एक प्रकरण बनाया। इसको नोट डाउन कर लीजिए और आवश्यक रूप से इसका अध्ययन कीजिएगा। जो अभी ये कॉन्सेप्ट निकल के आया शिक्षण के सूत्र, टीटी में इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षण के सूत्रों और सिद्धांतों से संबंधित। आपके जो आपका शिक्षण तकनीकी विषय है, जिस प्रश्न पत्र का आप अध्ययन कर रहे होंगे इस सत्र में, उस पुस्तक के अंदर उस पुस्तक के राइटर का नाम लिख लीजिए। जी मैम। किताब के राइटर का नाम है मंगल एंड मंगल। शिक्षा तकनीकी नामक किताब है। इस किताब को भी आप खरीद लेंगे और इस किताब को भी अपने पास संरक्षित और सुरक्षित करके रखेंगे। टीटी का बहुत अधिक कॉन्सेप्ट शिक्षा तकनीकी के इस किताब के अंदर से आता है और इस किताब में वो सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। जब आप साइकोलॉजी अध्ययन कर लेंगे तो टेक्नोलॉजी कहाँ पर किस तरीके से लग रही है, इसमें
उद्देश्य कैसे निर्मित किए जाते हैं, पाठ्यक्रम कैसा होता है, पाठ्यचर्या कैसा होता है, शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, शिक्षण के कौशल कौन कौन से होते हैं, शिक्षण के उपागम क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे। और लाइब्रेरी में भी आपको आसानी से किताब मिल जाएगी जो कि हमने मंगा रखी है। मंगल एंड मंगल शिक्षा तकनीकी नामक पुस्तक है। और जो अभी कॉन्सेप्ट निकल के आया कठिन से सरल की ओर, ये आएगा आपके शिक्षण सूत्र के अंतर्गत। तो इसका अध्ययन, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे आप इस किताब से, और इस किताब को भी अपने पास रखेंगे। तो जब यहाँ दो बातें आई हमारे पास प्रश्न के रूप में, तो आप जानते हैं कि विद्यार्थी ने अपने 13 घंटे आपको दिए, तो 24 में से 13 गया, कितना बचा? 11 बच गया। उस 11 घंटे में से उसने 1 घंटा या लगा लीजिए 2 घंटे अपने खेलने के लिए निकाल लिए, तो कितना बचा? 10 या 9 9 घंटे बच गए। इस 9 घंटे में से उसने 1 घंटा टीवी देखने के लिए निकाल लिया, अपना होमवर्क करने के लिए निकाल लिया, और पढ़ने के लिए निकाल लिया, खाने के लिए निकाल लिया, तो कितने घंटे बच गए? 8 घंटे बच गए। अब इस 8 घंटे में उसे अपने 7 से 8 घंटे की निद्रा पूरी करनी है, क्योंकि बुद्धि का सिद्धांत कहता है अगर आपने पर्याप्त रूप से निद्रा नहीं ली तो अभी तो आप युवा अवस्था में हैं, बुद्धि अपने को एक्टिव कर रखी होगी, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ विस्मृति की जो एक भूमिका होती है, विस्मरण की जो भूमिका होती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अर्थात एक स्वस्थ मनुष्य को 7 से 8 घंटे की निद्रा को लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। फिर वो उसे चुरा के ले, बचा के ले, जैसा भी ले, उसे इतनी निद्रा लेनी चाहिए। अब वो बच्चा इतने 7 से 8 घंटे क्यों कहा गया हमको कि इतनी नींद हमको लेनी चाहिए? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारी सारी सेंसरीज कार्य कर रही होती हैं, मांसपेशियां, मसल्स कार्य कर रही होती हैं, हमारे जो माइंड है वो वर्क कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम शयन की स्थिति में गए तो इस शरीर को चलाने वाली सारी क्रियाएं क्या हो गई? शांत हो गई, रिलैक्स मोड में आ गई। अब इंटरनली जो आपने खाना खाया है वो पचाया जा रहा है, उसके जो तत्व हैं वो आपके शरीर के उन सारे भागों को वितरित किए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है कि किसको क्या देना है, किडनी को क्या देना है, हार्ट्स को क्या देना है, लंग्स को क्या देना है, माइंड को क्या देना है, त्वचा को क्या देना है, ब्लड को क्या देना है। वो सारे तत्व बढ़ रहे हैं जिनको हार्मोन्स आप कहते हैं, वो सारी चीज़ें, एंजाइम्स आप कहते हैं, वो सारे बढ़ रहे हैं निद्रा की अवस्था में। इस स्थिति में जब आपकी बॉडी, आपका शरीर शयन की अवस्था में है वहाँ पर आपकी एक चीज़ है जो अभी भी सक्रियशील अवस्था में कार्य कर रही है, वो है आपका मस्तिष्क, आपका इंटेलिजेंस, आपका माइंड। इंटेलिजेंस जिन चीज़ों को आप आज पूरे दिन भर पूर्ण नहीं कर पाए, फिर वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, जिस बात ने आपके इस माइंड को क्लिक कर दिया, छू गया आपके दिमाग को, वो सारा ही वापस रिटर्न स्वप्न की अवस्था में आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा। वो जो कार्य आप नहीं कर पाए थे वो उसको आप निद्रा की अवस्था में कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम आपके मस्तिष्क में या आपके जीवन में आई हुई है वो मस्तिष्क उसको निद्रा की अवस्था में उसका सॉल्यूशन आपको दे रहा है, क्योंकि अब आप एक्टिव नहीं हो रखे हैं। आपने अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को एक ही काम दे रखा है कि अब ये काम करो, वरना रोज़ की ज़िंदगी में हमें उठते ही, आँखें खोलते ही न जाने कितने सारे कार्यों में हम स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं। तो वो निद्रा की अवस्था में, स्वप्न में, अवचेतना में जाकर उन सारे दायित्वों का निर्वहन कर रहा है जिसको कि वो जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं कर पा रहा था, जिसका सॉल्यूशन उसे नहीं मिल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक
बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हुए और वो कोई सूत्र सॉल्व कर रहे थे। वो बहुत लगे हुए थे, चूँकि बहुत उनका प्रिय विषय था और उसके तोड़ पर लगे हुए थे, लेकिन उसका तोड़ उनको मिल नहीं पा रहा था। उन्होंने रात्रि के 10 बजे जाते ही वो अपने बेड पर सोने के लिए चले गए। अपने डेस्क पर उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका खोल कर रखी हुई थी, अपनी पेन रखी हुई थी और उसमें जितना उन्होंने सोने से पहले लिखा होगा वो उलझे हुए थे। जब वो निद्रा की अवस्था में गए तो उनका दिमाग, अब जो शरीर था शांत हो गया, दिमाग को पीस मिल गया। अब माइंड ने अपना, चूँकि वो उससे परेशान हो रखे थे कि सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है, मस्तिष्क अपनी क्रिया करने पे लगा हुआ था, क्या सॉल्यूशन। और अचानक से उनको क्लिक हुआ कि इसका तो राइट वे ये है, इसमें ये होना चाहिए। और वो तुरंत उठे और तुरंत उठते ही अपनी नोट पुस्तक पर जाकर उसको लिख लिया और लिखने के बाद वापस आकर सो गए। ये सब निद्रा की अवस्था में हुआ। जब वो सुबह जागे और अपनी टेबल पर वापस गए तो उन्होंने देखा उनका सवाल तो सॉल्व हो रखा है और उन्होंने ये कहा कि जब हम सोई हुई अवस्था में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क तब भी क्या कर रहा होता है, कार्य कर रहा होता है। अर्थात हमारा शरीर सोता है, हमारा मस्तिष्क तब भी सक्रियशील हुआ रहता है। तो ये सब हमारी आम जीवन में भी घटित होता है। जब हम बड़ी दुविधाओं में हों, बड़ी असुविधाओं में हों, बड़े समस्याओं से घिरे हों, तो शांत होकर लेटने का प्रयत्न कीजिए, मस्तिष्क को शांत करने का प्रयत्न कीजिए। वो आपकी दुविधा का सॉल्यूशन आपको स्वतः ही प्रेषित कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि जब अगर कोई अच्छा राइटर है, अच्छा लिखने का शौक रखता है, अच्छा समझ रहा है, तो जब उसके मन में कोई कल्पना आए तो उसको तुरंत ही क्या कर लीजिए, नोटबद्ध कर लीजिए। फिर बाद में जैसे ही आप उठेंगे आप उसे भूल जाएंगे कि आपने क्या सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया था। तो ठीक ऐसे ही मस्तिष्क जब आपका रिलैक्स होकर, आपने टीवी भी प्रसन्नता से देख लिया, आपने 2 घंटे का खेल भी खेल लिया, आपने अपने परिवार से बात भी कर लिया, अब आप रिलैक्स हो गए और जब आप सुबह विद्यालय की प्रक्रिया में आए तो एक शांत सा, पीसफुल सा मस्तिष्क आपको मिला। अब आप उस शांत से मस्तिष्क में कोई डिफ़िकल्ट चीज़ उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे तो बहुत जल्दी चली जाएगी। फिर वो बच्चा इतने घंटे तक बैठा रहा, सुबह 10 से, मान लीजिए आपको ही अप्लाई कर लें, 10 से वो 1 बजे तक बैठा रहा। अब उसे धीरे धीरे, चूँकि मस्तिष्क की जो एनर्जी थी वो सारे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने में लग गई, शरीर भी निढाल होने लगा, मस्तिष्क भी निढाल होने लगा है, थक गया है मस्तिष्क। अब उसे थोड़े से ब्रेक की आवश्यकता है, शरीर को एनर्जी की आवश्यकता है। तो ब्रेक और एनर्जी यानी कि लंच और आपको शांति देना, विषयों से शांति देना, वो आपके लिए अब रिफ्रेशमेंट का कार्य करेगा। अब चूँकि आपको कठिन दिया जा चुका था, अब आपका शरीर पुनः कठिन लेने के लिए, आपका मस्तिष्क पुनः कठिन लेने के लिए तैयार नहीं है। उसको फिर से उसी 7-8 घंटे के विराम की आवश्यकता है, फिर उसके बाद वो अच्छे से उसको सीख पाएगा। तो अब उसको अगर हम कठिन देंगे तो वो उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। आप स्वयं ही लगा लीजिए, आप खाना खाने जाते हैं, अपने कैंटीन में जाते हैं, कोई बाहर जाता है, कोई मेस की तरफ जाता है, तो उसके बाद वापस आने का मन करता है क्या आपका कक्षा में? बताइए। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जी। हाँ तो बताओ। जी मैम, आ रही है। जब आप खाना पीना खा लेते हो, शरीर को टाइट कर लेते हो खाना पीना खाकर, तो अब वो आपको ये कहता है कि मैं दोबारा से मीनाक्षी मैडम को सुनूं? कभी कभी नहीं करता मैम हमारा मन, कभी कभी उसके नहीं, बाद तो सीधा सोने का मन करता है। आवश्यक रूप से नहीं करता है, समझ रहे हैं? केवल इसलिए नहीं बोलना है कि मैडम को बुरा ना लग जाए। जो वास्तविकता है, जो साइकोलॉजी, वो यही है। हमको खाने के बाद रेस्ट की आवश्यकता है। उसके बाद जो वो इसलिए आपको रेस्ट की आवश्यकता हो रही है, जो भोजन होता है उसमें भी क्या होता है, एक नशा होता है।
भोजन का अपना नशा है। जब उसने आपको आनंद दिया और उसके जो रसायन हैं जो आपकी बॉडी में अब विलीन हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी के उन तत्वों को निष्क्रिय कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपको रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स होना चाहते हैं, इसलिए आप उसको क्या करते हैं, अब आपको कोई कितना अच्छे से भी पढ़ा ले, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए आप में से आधे तो ब्रेक का नाम लेकर गायब भी हो जाते हैं। बेचारे आपके एचओडी सर को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कहाँ चले गए हैं, वापस कक्षा में आ जाओ। जो कक्षा में टीचर आएगा उसे मैसेज देना पड़ता है कि क्लास प्रारंभ हो चुकी है, वापस आ जाओ। तो जिसका मन करता है कि मुझे जाना चाहिए वो आता है, और जिसका मन नहीं करता वो भाग जाता है ना। अब उसके बाद वापस आपको पढ़ाई में लेके आना है, तो आप अगर अपने ब्रेक के बाद का टाइम टेबल अगर देखें तो उसमें कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो बहुत गहनता से जिसको अध्ययन करना पड़े, यानी किताब का नॉलेज जहाँ लगे। केवल एक प्रश्न पत्र आपको दिया गया है, वो है संस्कृत टीचिंग का। टीचिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे पढ़ाएंगे आप, और उसके बाद सारे के सारे इन्हांस आपका जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ईपीसी लगा हुआ है, प्रोफेशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के पीरियड आपके लगे हुए हैं। उसी में आपका कल्चरल इवेंट्स लगा हुआ है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उसी में आपका क्रीड़ा भी लगा हुआ है, उसी में आपका लाइब्रेरी भी लगा हुआ है। सेम ऐसे ही जो साधारण विषय हैं, जैसे हिंदी हम बोलते हैं इसलिए उसे समझ अच्छे से जाते हैं, संस्कृत आप बोलते हैं इसलिए उसे समझ अच्छे से जाते हैं, कला चूँकि उसमें निर्माण करना है आप आसानी से उसको निर्मित कर सकते हैं, किसी किताब को गहनता से पढ़ने की आवश्यकता आपको प्रतीत नहीं होती। क्रीड़ा उसमें कुछ किताब आपको नहीं पढ़नी है, बस उस गेम्स के नियम्स को आपको समझना होता है। तो यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ आपको सिखाई तो जा रही, चूँकि इनका महत्व है आपके लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रेशर आपके मस्तिष्क में नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको ब्रेक के बाद क्या दिया गया, समय दिया गया। चूँकि हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्या हो जाते हैं, थोड़े से सुषुप्तता अवस्था में चले जाते हैं, सुषुप्त हो जाते हैं। और उस सुषुप्त अवस्था में आपके इंटरेस्ट की चीज़ अगर आपको मिल गई, तो खेलना पसंद है आपको खेलने के लिए दे दिया जाए, उसमें आपको ड्राइंग करना पसंद है ड्राइंग करने के लिए दे दिया जाए, उसमें हम इवेंट्स कर दें और उसमें आपको बुलवाया जाए, तो आप एक्टिवली उतनी ही एनर्जी खुद में क्रिएट कर देंगे और फिर से उसमें एक्टिव होकर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट्स करेंगे। और मैं कहूँ कि हम ये सारी एक्टिविटी सुबह कर लेंगे और मैं फिजिकली आपको थका दूं और फिर कहूँ ब्रेक के बाद हम विज्ञान विषय पढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हम गणित विषय पढ़ेंगे, तो आप तो इतने थक चुके हैं कि भाई आप सीधे लेटने का मन है। तो आपको मैं कैसे पढ़ाकर विज्ञान के नियमों को समझाऊं या गणित के टर्मोलॉजी को समझाऊं, टीचर्स के लिए क्या होगी, डिफ़िकल्टी हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर विद्यार्थी के जो मस्तिष्क है, उसके व्यवहार है, उसके विकास है, उन सब को करने के लिए केंद्र में आपको छात्र को रखना पड़ेगा। और मानवीय विकास के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सारे पक्षों का विकास करना ही आपका मूल उद्देश्य है। और इसको जब आप करने में सफल हो पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उसके व्यवहार को परिवर्तित कर पा रहे होंगे। और जब व्यवहार परिवर्तित होगा तो स्वाभाविक है अब आप उसे जो भी न्यू नॉलेज देंगे वो उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए हमारे मस्तिष्क में 4 प्रश्नों को उत्पन्न होना अति अनिवार्य है। इन 4 प्रश्नों का हमारे दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए। हम जो भी क्रिया अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं हम इन 4 प्रश्नों से होके गुजरते हैं, क्यों, कैसे, क्या और कब। फॉर एग्जाम्पल, आपको बीएड क्यों करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो बीएड में प्रवेश कैसे लेना चाहिए, और अगर प्रवेश मिल गया है तो बीएड में क्या करवाया जाएगा, और अगर करवाया जाएगा चूँकि 2 वर्ष का है तो कब क्या दिया जाएगा या क्या सिखाया जाएगा, कब। ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में अवश्य उत्पन्न होते होंगे। आप बारिश लगी हुई है, आपको कहा गया कि विश्वविद्यालय आपको आना है, कक्षा होगी, वरना कक्षा का जो महत्वपूर्ण प्रकरण है वो छूट जाएगा। तो बारिश से मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, मुझे इस
तेज बारिश में क्यों जाना चाहिए? और अगर मैं विचार कर चुका हूँ कि मुझे जाना चाहिए तो मुझे कैसे जाना चाहिए? क्योंकि पूरा तालाब हो रखा है, पूरा पानी पानी हो रखा है और गाड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, तो कैसे जाना चाहिए? और अगर आप पहुंच गए तो मुझे आज पहुंचकर क्या मिला? कहीं टीचर ने ये तो नहीं कह दिया कि भाई आज बारिश है बच्चों और बारिश बहुत तेज है, ठंड बहुत बढ़ गई है, तुम भी 1-2 आ रखे हो। अब ऐसा करते हैं, जब बहुत सारी कक्षा में होंगे तभी हम इसको पढ़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया अध्यापक ने? आप उतनी बाढ़ को, आपदा को पार करके भीग भाग कर अपने स्कूल में पहुंच गए और स्कूल में पहुंचकर आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिले, तो आपने क्या पाया आज पहुंचकर? और जब आप आ गए तो अब मुझे कौन सी क्रिया कब कैसी स्थिति में करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में आवश्यक रूप से उठना चाहिए। टीचर अभी नहीं दे रहा तो फिर कब देगा? मैं तो आया पढ़ने के लिए, मैंने इतनी सारी बाधाएं पार की और वो अभी मुझे नहीं सिखा रहा है, तो मैं इतनी बाधाएं पार करके क्यों आया हूँ? तो कब मुझे वो ज्ञान दिया जाएगा? आपका प्रश्न, आपके मस्तिष्क से प्रश्न आवश्यक रूप से उठना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा शिक्षा क्या है, तो अब वही बात यहाँ पे आती है कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं, जो ग्रहण करते आए, आखिर किसी भी बच्चे को शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? वो आवश्यक रूप से प्रश्न के रूप में उत्पन्न होना चाहिए। अगर शिक्षा दी जानी चाहिए तो कैसे दी जानी चाहिए? क्लास 1 to 5th को कैसे दी जाए? क्लास 6 to 10th को कैसे दी जाए? क्लास 11 to 12th को कैसे दी जाए? क्या इन तीनों ही स्तर को एक जैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? नहीं मैम, नहीं दी जानी चाहिए। क्यों नहीं दी जानी चाहिए? क्योंकि मैम इन तीनों ही कक्षा के समूह के विद्यार्थियों के जो मस्तिष्क क्षमताएं हैं वो अपने आप में एक सीमित है। तो कुछ बच्चे हैं वो मतलब जो छोटे बच्चे उनकी सीखने की, उनको समझने की क्षमता थोड़ी कम है, और जो परिपक्व विद्यार्थी हैं उनकी सीखने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए उनके पीरियड का समय भी ज्यादा होता है एवं उनके पीरियड थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वे किसी विषय को ज्यादा लंबे तक सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वेरी गुड। यानी कि ये तीनों ही अलग अलग आयु वर्ग के विद्यार्थी होंगे, और जब अलग अलग आयु वर्ग के विद्यार्थी होते हैं तो तीनों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, समझने का जो स्तर होता है, तीनों का क्या होगा? अलग अलग होगा। अर्थात तीनों को शिक्षा अलग अलग तरीके से दी जाएगी, एक ही तरीके से नहीं दी जाएगी। अगर हम छोटे बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो हम बड़े बच्चे को कहानी नहीं सुना सकते, क्योंकि वो उस लेवल को पार कर चुका है, कई आयु पार कर चुका है। और उसको भी अगर हम कहानी ही सुना रहे हैं तो वो सोचेगा मैं छोटा बच्चा हो रखा हूँ क्या, टीचर मुझे ऐसे बता रहा है या ऐसे पढ़ा रहा है। और वहीं आप 1 घंटे का लेक्चर इन क्लास 1 से 5 तक पढ़ने वाले को दे दे, जैसे कि आप करते हैं, आप क्योंकि अच्छे उपदेशक होते हैं, आप अच्छा शास्त्र जानते हैं, तो आप अच्छा स्पीच देते हैं। तो अगर आप 1 से 5 को स्पीच देने लगे तो क्या वो सुनेगा ध्यान से आपको, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं? नहीं सुनेगा, क्योंकि यहाँ व्याख्यान का कोई महत्व नहीं है, यहाँ एक्टिविटी का महत्व है। यहाँ जितनी ज़्यादा एक्टिविटी आप करवाएंगे बच्चा उतना ज़्यादा क्या करेगा? सीखेगा। इसके लिए खेल विधि उत्तम है, खेल खेल में इसे सिखाया जाए। लेकिन इसको भी आप खेल खेल में सिखा रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ डिबेट्स हैं, यहाँ शास्त्रार्थ है, यहाँ सलाका है। इस तरीके से इसे पढ़ाया जाए तो ये अपने मस्तिष्क का और अधिक विकास कर सकता है। क्लियर? तीसरा प्रश्न उठता है, शिक्षा में क्या दिया जाए? अर्थात हमने बात तो कर ली 1 to 5th की, 6 to 10th की, 11 to 12 की। अब मुझे ये भी तो निश्चित करना है कि मैं इसको क्या दूंगा, मैं इसको क्या दूंगा, मैं इसको क्या दूंगा। तो तीनों लेवल के लिए क्या पाठ्यक्रम रहेगा, क्या उद्देश्य रहेंगे, कौन इसका टीचर बनेगा, कौन इसका टीचर बनेगा और कौन इसका टीचर बनेगा, कहाँ हमको डीएलएड करना है, कहाँ हमें बीएड मांगना है, कहाँ हमें लेक्चररशिप का एसएससी का एग्ज़ाम करवाना है, ये निश्चित करना है कि शिक्षा में क्या दिया जाए। ये सारे प्रश्न मस्तिष्क में उत्पन्न होने चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें हम कर चुके होंगे तो शिक्षा कब दी जाए?
1 to 5th को कौन सी चीज़ कब पढ़ाई जानी चाहिए, 6 to 8th को कौन सी चीज़ कब पढ़ाई जानी चाहिए, 11 to 12th को कौन सी चीज़ कब पढ़ाई जानी चाहिए, ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा। आज भारत में उन सारे हमारे विषयों की चर्चा हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, कि भारतवर्ष में जो मल्टी टैलेंटेड बच्चा तैयार होता था पूर्व काल में, वैदिक काल में, उसको केवल एक विषय नहीं दिया जाता था कि आप केवल संस्कृत पढ़िए, आप केवल विज्ञान पढ़िए, आप केवल कॉमर्स पढ़िए, बल्कि वो हर उसमें सैन्य के क्षेत्र में वो होता था, वो आर्थिकी के राजनीति के क्षेत्र में होता था, वो धार्मिक क्षेत्र में होता था, वो हर उस क्षेत्र में होता था, और उस सब विषयों को एक साथ विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता था। तो कब कौन सी चीज़ दी जाए यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। और जब ये 4 प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठते हैं तो इनके 4 जवाब देने के लिए, चूंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो 4 जवाब देने के लिए 4 विषय आपके पास आ गए। जब हमारे मस्तिष्क में क्यों जैसा प्रश्न उठता है कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे वो मैत्रिक है, चाहे वो व्यक्तिगत है, चाहे वो शैक्षिक है, तो क्यों हमेशा सत्य की जांच, सत्य की परख के लिए उठता है, क्यों हमें हमेशा ट्रुथ को बताएगा, राइट एंड रॉन्ग, द मोरल थिंकिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है। और जब आप ये सोचना और विचार करने लग जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, मैं बीएड क्यों करूं, क्या मैं टीचर बन जाऊंगा, क्या मेरे अंदर वो क्षमता है, क्या योग्यता है, जब आप ये सोचते हैं तो आपका सत्य आपके सामने आ जाता है, आपका मस्तिष्क आपको जवाब देता है हाँ आपके अंदर वो क्षमता है। नहीं, आप बीएड तो जाओगे केवल खाना पूर्ति करने जा रहे हो, चूंकि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो फिलॉसफी आपको जवाब देगी। तो इसके लिए आपको दर्शन शास्त्र नामक तत्व पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ये सारे आपके क्या बनेंगे, सहायक बनेंगे। दूसरा प्रश्न आता है शिक्षा कैसे दी जाए। जब भी कैसे का प्रश्न आता है तो कैसे का संबंध व्यक्ति की नेचर से होता है, उसके बिहेव से होता है, कि हमको कैसा नेचर किसी के साथ करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। तो ये सारा कैसे का प्रश्न का जवाब देने के लिए मनोविज्ञान आपके पास आएगा, जहाँ व्यक्ति के व्यवहार और उसके नेचर की हम स्टडी करते हैं। जहाँ आप क्या दिया जाए, तो बच्चे को शिक्षा में हमेशा समाज की आवश्यकताएं, समाज की आकांक्षाएं और समाज के आदर्शों को दिया जाता है, क्योंकि हम उसे समाज में रहने के लिए ही तैयार कर रहे हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज व्यक्ति का आधार है, और समाज ही किसी राष्ट्र का निर्माण करता है। इसीलिए हम सब किसी समाज के निर्माण के निर्माता बन रहे हैं, हमें उनका निर्माण करना है ताकि समाज सभ्य, शिक्षित, व्यवस्थित होकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। तो इसके लिए जहाँ आवश्यकता की बात होती है, जहाँ आकांक्षाओं की बात होती है, जहाँ समाज के आदर्शों की बात होती है, ये सारे तत्व हमें जिस विषय के अंदर मिलते हैं वो है सोशियोलॉजी। इसीलिए आपको प्रश्न पत्र पढ़ाया जा रहा है समसामयिकी का, कि समाज में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इससे संबंधित। और अंतिम आपके पास आता है शिक्षा कब दी जाए। तो कब दी जानी चाहिए शिक्षा, जब मन करे तभी। क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है, परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जब क्या होती है, परिवर्तन की आवश्यकता होती है। वैदिक काल में थे तो शिक्षा का स्वरूप अलग था, मुस्लिम काल में आए तो शिक्षा का स्वरूप अलग था, बौद्ध काल में थे तो शिक्षा का स्वरूप अलग था, अंग्रेजी के काल में आए तो शिक्षा का स्वरूप अलग था, स्वतंत्रता के बाद आए तो शिक्षा का स्वरूप अलग है, और आज 2021 में है तो शिक्षा का स्वरूप एक जैसा है। क्या वैदिक काल से लेकर और अभी तक एक जैसी शिक्षा पा रहे हैं क्या हम? नहीं पा रहे ना। वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्यों को
बौद्ध काल ने परिवर्तित कर दिया, चूंकि समय परिवर्तित हो चुका था, बौद्ध आ चुके थे। बौद्ध काल की शिक्षा को मुस्लिम काल ने चेंज कर दिया, चूंकि मुस्लिम आ चुके थे। मुस्लिम काल की शिक्षा को ब्रिटिश ने चेंज कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश आ चुके थे। ब्रिटिश काल की शिक्षा को स्वतंत्रता ने परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश जा चुके थे। और स्वतंत्रता पश्चात की शिक्षा को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने चेंज कर दिया, क्योंकि परिवर्तन आवश्यक था, परिवर्तन की नीड थी। तो इसका अर्थ है तब ही शिक्षा दी जाए जब परिवर्तन की आवश्यकता आन पड़े, जिसको आप कहते हैं ना कि बिना मांगे किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। उसको आवश्यकता नहीं है और आप उसको सिखाने लग जाते हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं समझेगा। लेकिन जब उसको बहुत दुविधा है, असुविधा है, और तब आप उसे नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका हमेशा ऋणी रहेगा कि आपने ही मुझे यहाँ से उभारा था। तो जब जब परिवर्तन की आवश्यकता होगी तब तब शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा, और जब जब शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित होगा, समाज की आकांक्षाएं, आवश्यकताएं और आदर्श परिवर्तित हो जाएंगे। और जब जब आवश्यकताएं, आकांक्षाएं परिवर्तित होंगे, तब तब शिक्षा के देने की कैसा उसका स्वरूप होना चाहिए, उसका नेचर और बिहेव चेंज हो जाएगा। और जैसे जैसे नेचर और बिहेव चेंज होता है, सत्य भी परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। हो सकता है जो चीज़ हमारे पूर्वजों के लिए बहुत अच्छी रही हो, वो आज हमारे लिए अंधविश्वास बन गया हो और हम उसको स्वीकार ना कर रहे हों। हो सकता है जो उनके लिए बहुत प्राण प्रतिष्ठा की चीज़ रही हो, वो आज हमारे लिए उतनी उपयोगी नहीं है, उसके बिना भी प्राण जिए जा सकते हैं, ऐसा हमको लगता हो और हमने उसमें चेंज कर दिया हो। हम उसमें बदलाव लेकर आना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब जब परिवर्तन की आवश्यकता होगी तब तब शिक्षा अपना क्या बदल देगी, स्वरूप परिवर्तित कर देगी। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट कि शिक्षा में क्या दिया जाना चाहिए, शिक्षा में क्यों किसी चीज़ को दिया जाना चाहिए, शिक्षा में कैसे किसी चीज़ को दिया जाना चाहिए, और शिक्षा में कब किस चीज़ को दिया जाना चाहिए। तो आज के अध्ययन से कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा मस्तिष्क में आए। जरूरत हो तब शिक्षा दे सकते हैं, ये आंसर भी सही तो मैंने बताया वो राज मेरे साथ मेरी की जी, बहन मेरे साथ शायद मेरी आपके छोटी साथ बहन पढ़ रही हैं, और अच्छा है, क्योंकि स्वाभाविक है परिवार को भी पता चले कि भाई हमारा जो बच्चा है जिस संस्था में गया है वो केवल त्योहार ही नहीं मनाता रहता, वो त्योहार के दिन पढ़ा भी करता है। तो हाँ, पूछिए अपनी बहन मेरी से, छोटी कहिए। बहन भी मेरे साथ मेरी बहन भी मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ ही पूरी क्लास ली है। वही मैं पूछ रही है, कह रही कि शिक्षा परिवर्तन, तो शिक्षा तब भी दे सकते हैं जब उसकी आवश्यकता हो, शिक्षा हम तब भी तो दे सकते हैं। उसका प्रश्न सुना होगा कि कह रही है कि अगर शिक्षा की जब आवश्यकता होगी तभी देनी चाहिए शिक्षा, ये ऐसे पूछ रही है। नहीं, देखिए जो आवश्यकताएं हमारी हैं, यहाँ जो डायरेक्शन आपकी सिस्टर ने लिया है कि जब नीड होगी क्या मुझे तभी ज्ञान लेना है, यहाँ उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। यहाँ बात चल रही है शिक्षा जो उत्पन्न हुई और उसमें जो चीज़ आज आप पढ़ रहे हैं, आपने बीएड शास्त्री में रहते रहते क्यों नहीं किया? उसमें ग्रेजुएशन की नीड थी, क्योंकि उसकी नीड क्या थी? ग्रेजुएशन थी। ग्रेजुएशन। अब जब आपकी नीड फुलफिल कर रहे हो, आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, उसके बाद ही आप बीएड में क्या ले सकते हो? प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि आपकी नीड क्या है? टीचर बनना है, और आपने स्पेशल अपनी नीड रखी है, इसीलिए उसके लिए आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का कोर्स करना पड़ेगा। तो आप तो अपने क्षेत्र में तुरंत चल रहे हो। सामान्यतः जब भी व्यक्ति को अपने जीवन के किसी भी पक्ष में, जैसे आपकी सिस्टर ने पूछा जब मुझे आवश्यकता होगी क्या मुझे तभी शिक्षा लेनी पड़ेगी, तो शिक्षा अभी आगे जाकर सीखने से जुड़ जाएगी, और स्वाभाविक है सीखते हम तभी हैं जब हमें उसकी क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है।
आपने खाना पकाना सीखा? अगर आपकी सिस्टर को खाना पकाना आता हो तो क्यों खाना पकाना सीखा है? जो नीड है आगे चल के खाना ही बनाना है, खाना भी बनाना है, अर्थात जैसे कहीं बाहर जाए तो अपने लिए कहीं बाहर से लेके ना खाना पड़े इसलिए। लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? आपको क्यों नहीं सिखाया गया? आपको हॉस्टल में क्यों रहना पड़ा? आपने कमरा लेकर बर्तन वहाँ रख कर चूल्हा चौका क्यों नहीं रखा अपने साथ? दूर नहीं हमारा। क्योंकि महिलाओं को बचपन से कहा जाता है दूसरे घर की अमानत हो, और जब दूसरे घर जाओगी तो खाना पकाना आना चाहिए, ये आवश्यकता उन्हें बचपन से बता दी जाती है। और इसलिए जब आप और आपकी सिस्टर होंगी तो आपका बर्तन उठा के आपकी बहन लेके जाती होंगी, आप अपनी बहन का बर्तन उठाकर किचन की तरफ लेके नहीं जाते होंगे, क्योंकि ये शिष्टाचार किसी और घर में जाने के लिए उसे सीखना है। आप हॉस्टल में रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कई सारी बालिकाएं हैं चूँकि उनके लिए हॉस्टल नहीं है, वो अपने लिए कैसे सरवाइव करें, चूँकि उन्हें सिखाया गया है पहले से, वो पका सकती हैं। आप लोगों के लिए जितने भी बच्चे हमारे आश्रमों में रहते हैं उन्होंने अपने जीवन को सरवाइव किया, लेकिन जितने प्राइवेट रह रहे होंगे उनके घर से ज़रूर फ़ोन आता होगा कि बेटा खाना पकाया कि नहीं पकाया, बासी तो नहीं खा रहा है। लेकिन बेटी के लिए ऐसा फ़ोन नहीं आता होगा, क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारी बेटी जो पका रही हो, क्योंकि उसे पकाना आता है, पता है कि बेटा मैगी ही पकाएगा और मैगी ही खाएगा और फिर शीघ्र ही अपने स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगा और बीमार होकर वापस यहाँ आएगा कि मम्मी तुम नहीं थी इसीलिए खाना नहीं मिल पा रहा था, अच्छा पेट भर के यहाँ पे खाऊंगा मैं। डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया चेंज हो गया, नीड चेंज हो गया। जब जिस चीज़ की नीड होती है हम उस चीज़ को क्या करते हैं, ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। शिक्षा अनुभव का अर्जन है, शिक्षा व्यवहार का परिवर्तन है। जीवन में जो चीज़ हमें आवश्यक लगेगी कि इसके बिना मैं सरवाइव नहीं कर सकता हूँ, हम उसे सीखना क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। आप सभी यहाँ जुड़े हुए हैं, शास्त्री के बच्चे क्यों नहीं जुड़े हुए यहाँ पे? विश्वविद्यालय के अन्य बच्चे क्यों नहीं जुड़े हुए हैं यहाँ पे? आचार्य के बच्चे क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमें बीएड की आवश्यकता है। क्योंकि उनको इसकी नीड नहीं है, उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपना त्योहार का 2 घंटा निकाल कर कक्षा से जुड़े हुए हैं कंटिन्यू, क्यों जुड़े हुए हैं? चूँकि आपकी नीड है। हम किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, मेरा आज का ना छूट जाए प्रकरण कहीं। मैं आज दूसरा पर्व भी गोवर्धन पूजा बड़े अच्छे से पर्वतों में पहाड़ों में मनाया जाता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर भी, लेकिन हमारी नीड क्या है कि आज का प्रकरण ना छूट जाए। तो जो आवश्यक है, आवश्यकता उत्पन्न होगी जब हम चलेंगे लर्निंग के कॉन्सेप्ट में, वहाँ हम इसे पढ़ेंगे कि नीड कैसे उत्पन्न होती है और वो नीड हमें लर्निंग तक कैसे लेकर जाती है और लर्निंग हमारे नॉलेज को यानी हमारे ज्ञान को कैसे बढ़ाता है। औपचारिक संस्थाओं में ही इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको जानने के लिए हम इन 4 प्रश्नों को जीवन में कभी भी किसी भी पक्ष में जाइए, शिक्षा तो एक टॉपिक था, चूँकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं इसलिए हम उसको देख रहे हैं। कुछ भी कीजिए वहाँ अवश्य आपको ये सोचना है क्या, क्यों, कैसे और कब। ये प्रश्न आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी बहन को क्यों सुनना चाहिए, आपकी बहन ने कैसे समझा, आपकी बहन इसका उपयोग कब करेंगी और आपकी बहन इसको ग्रहण करके क्या करेंगी, ये उनके मस्तिष्क में जवाब आना स्वाभाविक है और प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है। ठीक है, हाँ राज पूछो। मैम आपने शिक्षा 3 प्रकार की बताई थी मैम, औपचारिक, अनौपचारिक और तीसरा वाला मैम मैं लिख नहीं पाया था, तीसरा वाला एक बार फिर बता सकते हो? औपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक, ठीक है। जिसे औपचारिक निरौपचारिक दोनों ही नाम से उसे जाना जाता है, निरौपचारिक भी कहेंगे औपचारिक भी कहेंगे। जब अभी शिक्षा के प्रकार में दर्शन शास्त्र आप पढ़ रहे होंगे वहाँ टीचर आपको बताएंगे। मैं सामान्यतः अर्थ बताकर फिर अपने विषय में हम उतना ही लेंगे जितना हमारे विषय के लिए अनिवार्य है यहाँ से लेना। ठीक है, तो ये था आज आपका प्रकरण और इस प्रकरण का आज हमने गहनता से अध्ययन किया। अब हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे